रात भर चला, हॉस्पिटल में रहे हैं। सुबह में फिर आशीष जी आए, तब वो रहे। फिर 1 घंटा बाद हमको क्लास छोड़ के जाना पड़ा। अब दूधू को न भांजा हो गया। मामा होने का चला वो अलग आनंद है ना। भांजा जब आके कहता है मामा, हाँ, वो अलग आनंद है, अलग किक है उसका ना। ऐसे भी बड़का वाला जो था ना, छोटा था, ये मेरे पास आता नहीं था ना। इसलिए हम भी सोच रहे थे कि भले दूगो हो गया, अब कंपटीशन बना हुआ रहेगा ना। कहेंगे तुम आओ ना, तो हम एक ई चीज दे देंगे। मैक नंबर हो गया था ना। ऑर्गेन पाइप भी हो गया था। कॉस्मिक किरण भी हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग टेम्परेचर पर ध्वनि का वेग। यही पढ़ने वाले हैं, पढ़ने के वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। ठीक है। कुछ माध्यम में ध्वनि की चाल। ठीक है। आज जो भांजा चला हुआ है, उसको इससे पहले जो डॉक्टर से दिखवाई थी वो लोग, तो वो लोग को बोला गया था कि क्रोमोजोम में गड़बड़ी है, हार्ट में कहीं ना कहीं कुछ है। तो हम बोले पटना चल रहा हो। पटना में दिखाए सीनियर डॉक्टर से, बोलिए ऐसा कुछ नहीं है। आज हुआ भी है तो ऐसा कुछ नहीं। अब समझो 3 महीना से कितना डरा दी होगी वो माँ को, जिस माँ को इस बच्चे को जन्म देना। वो बोली सीधे क्रोमोजोम में गड़बड़ी है, अंग कोई भी इधर से उधर हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। रिपोर्ट में भी लिख के दिया था। जब यहाँ सीनियर डॉक्टर्स दिखाए तो बोले कि ना ना, ये सब नॉर्मल बात, अभी तो 3 महीना बाकी है, वो जो अंग बनने वाला होगा सब बन जाएगा। आप समझो 3 महीना से वो रो रही थी, कभी और रोने लगती थी कि हमको ऐसा क्यों बोल दी। तो वो तो डॉक्टर नहीं ना, जूता खाने वाली है। हाँ, अभी आज हुआ तो हम लोग को भी डर लग रहा था कि इट में भी हुआ, तो एकदम मेरा ना भंजा है, चम चम कर रहा था। कहता है देखो, इसलिए चला अब ये कहानी इसलिए तुमको सुनाई कि इस कहानी से तुम सीखो कि किसी भी एक डॉक्टर, खास करके जूनियर डॉक्टर पे तो एकदम भरोसा नहीं करना है। आज रात में गए 12 बजे हम लोग खाना पीना खा के, हम और मेरी सिस्टर, 2 आदमी। मम्मी को यहीं छोड़ दिया, पप्पो को यहीं छोड़ दिया, 2 आदमी जाके भर्ती हो गए। हम आराम से वहीं बेड पर पड़े रहे। वो जो डॉक्टर आई है वो कहती क्या है कि हमको डाउट हो रहा है कि आज होगा कल होगा, भर्ती हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। पेशेंट के साथ ऐसे बात किया जाता है पेशेंट को तो ये बोलना है हो ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम कीजिए, धीरे धीरे दर्द होगा और लेबर पेन होगा, डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर तो ऐसे बात करता है। कहती है हमारा डाउट हो रहा है। हाँ, ना वो ना डाउट नहीं, हमारा डर लग रहा है। रात में 12 बजे वो कहती है हमको डर लग रहा है कि जो है रात में हो जाएगा कि सुबह होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जूनियर डॉक्टर थी हूँ, हमारा तो मन किया मारे मुंह है मुंह। लेकिन मेरी सिस्टर है, वो बहुत हिम्मत वाली है, वो बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस है, बहुत हिम्मत है उसमें। वो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, आप भर्ती कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप भर्ती खाली कीजिए, नर्स वर्स रहेगी ना। बोली हाँ, तो बोली कि खाली भर्ती कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भर्ती हुई और नॉर्मल उसका दोनों आज फिर क्या हुआ, 10 बजे, 10 बजे कह रही है, 9:45 में हम क्लास लेके जा रहे थे, रास्ता में छोड़ के कहती है क्या कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा का जो है लग रहा है कि उलट गया है। तो उसको जाके बोली कि लग रहा है कि उलट गया है, तो बोले अच्छा देखते हैं। लेबर पेन स्टार्ट है, आप 30 मिनट के बाद जब नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो हम बोले जी उलट गया था। साला सा सब जुतखोर है, समझा। मतलब ऐसा आप समझो, मेरा दोस्त है वही राजकमल, उसकी बीवी को जब बउआ होने वाला था तो उसकी बीवी थोड़ी सी डरपोक है। तो जनहित में जारी है, तुम लोग को भी समझ में आगे, तुम लोग को भी काम देगा। जैसे चला ये घटना सबके साथ होना है, नॉर्मल लाइफ का ही प्रोसेस है।
अब उसकी बीवी थोड़ी नौटंकीबाज है, उसको पेन स्टार्ट भी नहीं हुआ, यूट्यूब पे देखी कि कितना पेन होता है। अब यूट्यूब पे दिखाया कि यार बहुत पेन होता है, एक बोन 2 बार टूटेगा उतना पेन होता है। एक बोन को तुम ऐसे रख दो, 2 बार तोड़ दो, उतना पेन डिलीवरी के टाइम होता है। इसीलिए माँ की लोग बहुत इज्जत करता है। वही बात जो देखी ना, तो बस डॉक्टर साहब आए और रोना स्टार्ट, जल्दी हमला चीर के निकाल लो, बस फट से ओकरा चीर के निकाल दिया। अभी इतना कमजोर है कि चलती है। ऑपरेशन के बाद महिला का स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए एगो मेरा गांव में चचा का बेटा है, उसको डॉक्टर नहीं बोल दी ना कि इसको अभी निकाल लीजिए ना तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा, इसको तुरंत ऑपरेशन करके निकालिए नहीं तो आप जानिए। वो लोग तो यही बोलते हैं, आप जानिए। तो आप जानिए तो वो जो मेरा चचा का बेटा, वो महापागल हो, छिटखोपड़ है, वो बोला ठीक है हम जानेंगे। वो बोला ठीक है हम जानेंगे। अब बीवी को बच्चा को लेके वो चल गया डेरा, और डेरा जाके 5 दिन 6 दिन बाद फिर लेबर पेन स्टार्ट हुआ। लेबर पेन स्टार्ट हुआ, बगल में वो नर्सिनिया थी, ओकरा बुलाया डेरे पर, और वहीं डिलीवरी हो गया। वो ऐसा पागल कि वो बच्चा लेके चल गया ओकर डॉक्टर के पास 500 रुपया में नंबर लगा के, ठीक है ना, 500 रुपया में नंबर लगा के वो 1 दिन का बच्चा को लेके वो डॉक्टर के पास, बीवियों को बोला चलो अभी तुम, मतलब अगले दिन वो बच्चा लेके पहुंच गया। हाँ, बोला देखिए हम जाने हुआ कि नहीं हुआ। वो सीधे कहता ये जो 1 अरब जनसंख्या है, कोई ना कोई माए ना जन्म दी है। आ गांव में कहां ऑपरेशन होता है, गांव में तो इसे नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। हम लोग ज्यादा नौटंकी करते हैं, ठीक ना। तो ये चला जनहित में जारी है। आप कभी भी अगर आप पुअर फैमिली से हैं तो आप क्या कीजिए कि जो बगल में आपका सरकारी हॉस्पिटल है, आप वहां लेके जाइए, वो आपको सही स्थिति बता देगा कि ऑपरेशन करना है आखिर नॉर्मल डिलीवरी हो। वो लोग ऑपरेशन नहीं करना चाहता है, ये वो लोग इतना टेंशन लेना नहीं चाहता है, ये लोग टेंशन लेके पैसा लेना चाहता है। दोनों में यही फर्क है। तो सीधा सीधा जाना है, लेकिन तुम्हारी जो पत्नी होगी वो सीधे कहेगी सरकारी में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जबकि रियल में यही बात है। मुंचुन वाला केस में भी हम इसको पहले सरकारी में जाके दिखवाए, सरकारी में जो नर्स है उसको घर पे बुला के हम दिखवाए, वो बोली कहीं कोई समस्या नहीं। तो इसलिए चलो सरकारी में जाके वहां पूछ लेना कि क्या होना है। अभी ये स्थिति है कि अगर तुम जागरूक नहीं है, तुम्हारा पूरा परिवार फंस जाएगा डॉक्टर के चंगुल। डॉक्टर एक प्रकार का टेररिज्म फैला दिया है, टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक। तुम कुछ मत करना, डबल सजेशन में विश्वास रखना। और पहला सजेशन जो स्पेशलिस्ट है उसके पास, और दूसरा सजेशन वहां से पुर्जा लेके खाली जाना है। आज जो बगल के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लोग बैठे हुए हैं डॉक्टर, उनसे खाली बैठ के डिस्कस करना। उससे भी नहीं अगर तुमको संतुष्टि हो, 350 टका खर्चा होगा, प्रैक्टो ऐप डाउनलोड करना, उसमें डॉक्टर अवेलेबल है। तुम वीडियो कॉल पे 30 मिनट तक बात कर सकते हो, तुमको सब बात बता देगा क्या सही क्या गलत। उसको ना तुम्हारा पेशेंट में ऑपरेशन में इंटरेस्ट है, ना तुम्हारे पेशेंट के दवाई में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो ऑनलाइन सिर्फ फीस पे काम करता है। वो तुमको एकदम 100% सही सजेशन दे देगा, ठीक है। तो ये सब चला, कौन ऐप डाउनलोड करना है? प्रैक्टो ऐप। हमरा चला होकर कमीशन नहीं आता है, ये मत समझना। प्रैक्टो ऐप डाउनलोड करना, 30 मिनट तक तुम एक डॉक्टर से 400 रुपया में बतिया सकते हो, और डॉक्टर नहीं समझ में आया डॉक्टर बदल सकते हो। और 30-30 साल का एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर वहां अवेलेबल। तो परिवार को को देखना तुम्हारा भी ना काम। कहते हैं ये रे तू पढ़ल लिखल था तब ऐसे कैसे हो गया, लोग बोलते हैं ना। तो तू पढ़ल लिखल था तो हम तेरा जो रास्ता बता रहे हैं वो रास्ता से चलना, तोरा कोई नहीं कहेगा पढ़ल लिखल है तो ऐसे कैसे हो गया, ठीक ना। बाकी चला तुम लोग अपने होशियार आदमी है, हम तो चला कभी नहीं फंस सकते हैं मेडिकल लाइन में, हम कभी नहीं फंस सकते हैं। मेरा सजेशन 100% सही रहता है। और आप भी चला ऐसा ऐसा काम कीजिए तो आपको भी सही दिशा, आपके परिवार को कम से कम, आपके थ्रू और लोगों को भी मिल पाएगा। CO2 में ध्वनि की चाल होती है 267 मीटर पर सेकेंड, वायु में 332, भाप में 405, अल्कोहल में 1213। आप कहिएगा इसको याद करना होगा, एकदम नहीं याद करना है। हम जे कहते हैं से खाली याद करो। एगो तो वायु में सबको पता है 332, बोलो हाँ या ना। जल में, समुद्री जल में, बाकी किसी में नहीं। और ज्यादा थोड़ा दर्द है एल्युमिनियम में, और दर्द है सब में।
आसूत जल में ध्वनि की चाल कितनी? 1498। आसूत जल मतलब होता है डिस्टिल वाटर, जो हम लोग पीते हैं। अच्छा, चला, डिस्टिल वाटर और मिनरल वाटर में क्या अंतर है जानते हो? हम लोग दुकान वाले को जाके बोल देते हैं एक मिनरल वाटर देना, या दुकान वाले को जाके बोल देता है एक डिस्टिल वाटर देना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? डिस्टिल वाटर जो होता है चला, वो होता है पानी जो जमीन के अंदर से निकाल के शुद्ध किया गया हो। नहीं, वो है मिनरल वाटर। कहां से? जमीन के पानी को अगर आप शुद्ध करते हैं, मिनरल वाटर, जमीन के पानी को शुद्ध किया जाता है। वो कौन वाटर है चला? मिनरल वाटर। एक होता है डिस्टिल वाटर, जिसको आप आसूत जल बोलते हैं। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर होता है जब समुद्र के पानी को शुद्ध करके पिया जाता है। समुद्र के पानी को शुद्ध करके करना। अब एक बात बताओ, हमारे एरिया में समुद्र है नहीं है क्या? नहीं है, तो हम लोग डिस्टिल वाटर पीते हैं कि मिनरल वाटर पीते हैं? हम लोग जमीन के अंदर का पानी निकाल के शुद्ध करके तब बिस्लरी में पैक करके हम लोगों को मिलता है। और जो समुद्र के किनारे बसे शहर हैं, वो लोग समुद्र के पानी को शुद्ध करके डिस्टिल वाटर बनाते हैं और उसको बेचते हैं। अब जब इधर आप जाइएगा पानी खरीदने, तो कौन वाटर बोलिएगा? मिनरल वाटर। और जब जाइएगा मुंबई, गुजरात, समुद्र के किनारे सटे शहरों में, तो वहां क्या बोलिएगा? डिस्टिल वाटर। समझ में आया? लेकिन आप समझिए, आप भारत में हैं, आप जे वाटर बोलिएगा, आपको वाटर मिल जाएगा ना। आप ये सब कुछ मत बोलिए, खाली बोलिए एक बोतल पानी दो। बोतल इज मीन्स 20 टका वाला पानी, ठीक है ना। लेकिन रियल में मामला ये है, मिनरल वाटर एंड, एक लाइन में समझ, मिनरल मतलब होता है खनिज। तो जमीन के अंदर क्या है? खनिज है। खनिज के अंदर से पानी निकालिएगा तो मिनरल वाटर हो गया। और डिस्टिल वाटर, आसवन एक विधि है, हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। हवा में ध्वनि की चाल 332, ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316, स्टील में ध्वनि की चाल इतना, निकेल में ध्वनि की चाल इतना। अब कहता है अनुनाद। अनुनाद क्या होता है चला? रेजोनेंस या फोर्स्ड वाइब्रेशन। कभी चला गायक को गाते हुए सुने हैं? पक्का। गायक पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, नहीं सुना है? नहीं सुना है? आप देखो, अगर आप रितेश पांडे जी भी है, मान लेते कोई भी गायक को तुम आवाज अगर गाते हुए सुना होगा, तुम एक चीज गौर करना, गायक अपने आवाज को उठाता है फिर नीचे गिराता है। जैसे वो आ नहीं गाता है, वो कहता आ, ऐसा ना गाता है। मतलब वो ध्वनि को कभी ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे। इसी के कारण तो ध्वनि सुरीली लगती है। अगर खाली करे सुरीली लगेगी? तो ध्वनि का अप्स एंड डाउन्स जो होता है ना, यही बिट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बिट्स कहलाता है। और ये व्यतिकरण के कारण होता है, इंटरफेरेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है चला? देखो, जब ये इंटरफेयर करेगा तो बिट्स का निर्माण, ये इंटरफेयर करेगा, एक दूसरे पे चढ़ेगा, बोलो न, तो व्यतिकरण होगा। क्या होगा? क्या होगा? तो ये कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। और इसी को हम अप्स एंड डाउन्स को बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। वो तो हम अलग पढ़ेंगे लेटर ऑन। अब यहां आता है अनुनाद, रेजोनेंस और फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये क्या है? रेजोनेंस और फोर्स्ड वाइब्रेशन। रेजोनेंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसको कहते हैं अनुनाद और प्रणोदित कंपन। ये क्या है चला जी? जैसे नाम है फोर्स्ड वाइब्रेशन। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये अभी कंपन कर रहा है ना, ये कंपन कर रहा है चला अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से, और इस पर हम एक बल लगा देते हैं, तो कंपन ज्यादा होगा कि कम? पक्का।
अगर ये अभी कंपन कर रहा है अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से, और जब इस पर हम बल लगा देंगे तो ये पहले तो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करेगा, लेकिन जब बल लगा देंगे तो ये बल के अधीन कंपन करने लगेगा। बोलो रे, और जब ये बल के अधीन कंपन करने लगेगा तो ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी? महत्तम। क्या हो जाएगी? ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी? महत्तम हो जाएगी। देखो, ध्वनि का आयाम महत्तम हो जाएगा। जैसे अभी ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, इतना कंपन है, जब फोर्स लगाएंगे तो ध्वनि का आयाम महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा? तो कहते हैं कोई भी वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करती है, जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह अपनी स्वाभाविक आवृत्ति में कंपन करने की चेष्टा करती है, लेकिन बाह्य बल लगाने पर वह बल के अधीन कंपन करने लगती है, जिससे उसके कंपन का आयाम, आयाम बोले तो महत्तम विस्थापन ना, जिससे उसके कंपन का आयाम महत्तम हो जाता है, यानी कंपन महत्तम हो जाता है। और इसी महत्तम कंपन को अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है? ये वाइब्रेशन है, और जब इस पर फोर्स लगा दीजिएगा तो ये फोर्स वाइब्रेशन है। इसमें जो महत्तम विस्थापन है वो क्या है? अनुनाद है। अर्थात ध्वनि का महत्तम हो जाना क्या है? अनुनाद। इसीलिए तो कहते हैं तानसेन जब गाना गाता था ना तो अनुनाद उत्पन्न होता था, क्योंकि ध्वनि महत्तम उत्पन्न करता था। वो जब तानसेन गाना गाता था तो लोग कहते हैं कि कांच के बर्तन टूट जाते थे, जो कि गलत है। कांच के बर्तन वो तोड़ नहीं देता था। अगर कहीं पर कांच का बर्तन रखा हुआ है, वो गाना गाता था, इतना कंपन होता था कि वो बर्तन गिरकर टूट जाता था। बर्तन ने तो ऐसा नहीं कहा टूट गया, ऐसा कोई सीन नहीं था। वो जब गाना गाते थे तो कांच के बर्तन कंपन से गिरकर क्या हो जाते थे? टूट जाते। क्लियर है? दूसरा, अमेरिका का टाइकोमा पुल अनुनाद के कारण ही गिर गया, क्योंकि वहां भी कंपन महत्तम था। बोलन रे। तीसरा, सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि कदम से कदम मिलाकर अगर चलेगा तो कंपन महत्तम होगा कि न्यूनतम? कंपन महत्तम ना होगा, और वही तो अनुनाद है। रेडियो में अगर चला लिखा है 98.3 FM, तो आप जैसे 98.3 पर देते हैं, कंपन महत्तम मिलता है कि न्यूनतम मिलता है? क्या मिलता है? तो महत्तम मिलता है, तो वही तो अनुनाद है। कंपन का महत्तम हो जाना अर्थात ध्वनि का महत्तम हो जाना क्या कहलाता है? अनुनाद। ध्वनि का महत्तम हो जाना क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु कथा अनुनाद और प्रणोदित कंपन, किसी भी वस्तु की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है, जिससे कि वस्तु कंपन करता रहता है। परंतु जब इस वस्तु पर बाह्य आवृत्ति बल लगाया जाता है, ये बाह्य बल अगर लगाया जाता है तो पहले यह वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करता है, पहले स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करता है, करने की चेष्टा करता है, परंतु बाद में बाह्य बल के प्रभाव से कंपन करने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप प्रत्येक वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति में होती है, यदि इस पर इतना ही आवृत्ति वस्तु का बाह्य बल लगाया जाए तो कंपन बढ़ जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं? ये सब कुछ ने कहते हैं, कुछ ने, इहो नहीं याद रखना है, कुछ ने, नथिंग। एक लाइन जो यहां हम लिख दिए हैं, कंपन के आयाम का महत्तम हो जाना क्या कहलाता है? अनुनाद। उससे भी नहीं समझो तो ध्वनि का महत्तम हो जाना क्या कहलाता है? अनुनाद। ये सब कुछ, ये सब फालतू का बुक का भाषा है। कंपन का महत्तम होना क्या कहलाता है? अनुनाद। यानी ध्वनि का महत्तम होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अनुनाद। अमेरिका का ट्राइकोमा पुल अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। तानसेन के गाना गाने से कांच के बर्तन क्या हो जाते थे? टूट जाते थे। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। पुल की स्वाभाविक कंपन की आवृत्ति सैनिकों के कदम ताल की आवृत्ति के बराबर न होने पाए, इसलिए सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है, नहीं तो महत्तम कंपन होगा। महत्तम कंपन क्या है? अनुनाद है। आपको कहेगा रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है? अनुनाद के सिद्धांत। आपको कहेगा अमेरिका का ट्राइकोमा पुल क्यों गिर गया? अनुनाद के कारण। तानसेन के गाना गाने से कांच के बर्तन क्यों टूट जाते थे? अनुनाद के कारण। अब बिट्स, वही बिट्स हम अभी तुरंत बोले थे आपको। बिट्स क्या है? ध्वनि का जो उतार चढ़ाव है उसी को क्या कहते हैं? बिट्स। आई उतार चढ़ाव से ध्वनि सुरीली होती है कि असुरीली होती है? आप बताओ। ये उतार चढ़ाव, चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार, इससे ध्वनि महत्तम का उतार चढ़ाव जो होगा, इससे ध्वनि सुरीली होगी कि असुरीली? ये चला, ये घटना व्यतिकरण है। इसका यही क्वेश्चन है, क्यों पूछे व्यतिकरण मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना ना। यही क्वेश्चन पूछता है कि एक दूसरे बिट्स जो है वो किस घटना पर आधारित है? कहेंगे व्यतिकरण पर। किस पर आधारित है? जब लगभग
जब कभी दो लगभग समान आवृत्ति और आयाम वाली ध्वनि की तरंगें एक साथ उत्पन्न की जा सकती है, एक साथ ही ना उत्पन्न होगी, बोलो न रे, तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी ध्वनि उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता बारी बारी से घटती बढ़ती है, घटती बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस चढ़ाव और उतरान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं, विस्पंद कहते हैं। विस्पंद की घटना ध्वनि के कौन पर, क्या चीज पर आधारित है, व्यतिकरण, यही पूछेगा तुमको, पूछेगा विस्पंद किस घटना पर आधारित है, व्यतिकरण पर। बाजे वाले अपने बाजों को समस्वरित, समस्वरित मतलब समान सुर में करने के लिए विस्पंद का ही प्रयोग करते हैं, कभी ज्यादा फूंकते हैं कभी कम। आप फिर कहते हैं खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, बिट्स का। जैसे आप कहिएगा कैसे, तो हर गैस में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है, गैसें छोड़ी जाती है, ध्वनि का वेग बदल रहा है, इसका मतलब पता चल जाता है कि यहां जो गैस है आगे जाने पर वो गैस नहीं है। तो खानों में खतरनाक गैस का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और दुनिया में कितना सुर है, चला 7, हिंदी में 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी सा, नी तक, फिर 7 से तो रिपीट ना हो जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी, 3 3 6 1 7, 7 सुरों से ही ना हमारा संगीत बना है। तो इधर से इधर जाने पर आवृत्ति का मान बढ़ता है, देख लो तुम, इसका 265 हर्ज है, इधर आओगे तो 494 हर्ज है, तो इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ता है कि घटता है, कहता दुनिया में प्रत्येक संगीत पद्धति में अलग अलग आवृत्तियों वाले स्वर टोन होते हैं जिनसे संगीतमय धुन की उत्पत्ति होती है। भारतीय संगीत पद्धति में मुख्यतः कितने सुर हैं, कितने सुर हैं, और इधर से इधर जाने पर आवृत्ति का मान बढ़ता है, क्या होता है। अब चला साधारण बातचीत, कितना से कितना, जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल, ट्रक ट्रैक्टर 90 से 100 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 100, देखो ऑर्केस्ट्रा इसीलिए नहीं बजाने देता है, कहता है 11 बजे रात के बाद आप नहीं बजा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 80 डेसिबल तक अलाउड है भारत में। अगर कोई किसी को भी पूरे गांव में किसी को तकलीफ, एक आदमी को भी तकलीफ है तो आप ऑर्केस्ट्रा नहीं बजा सकते। आप पूरे गांव में किसी को तकलीफ नहीं है तो तुम जाओगे पुलिस के पास ना, तो पुलिस कहेगा देखिए अगर आप लोग में कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो हम लोग को क्या दिक्कत है, वो लोग यही कहता है। लेकिन एक आदमी को भी कंप्लेन है, तुम कहोगे एक आदमी को ना कंप्लेन है, नहीं, कानूनन उसका राइट है कि आप उसको 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि नहीं सुना सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा करना है थोड़ा कम साउंड पे आप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझा बुझा के। विद्युत मोटर कितना डेसिबल, 110, मोटरसाइकिल 110 डेसिबल, सायरन 110 से 120, मशीन गन 170, मिसाइल 180। इसलिए देखना मिसाइल का जितना परीक्षण होता है उधर बालू तालू में होता है, पोखरन में, राजस्थान के पोखरन में होता है, जहां लोग दूर दूर तक नहीं है, 180 डेसिबल, नहीं तो सरकारें पे केस कर देगा, सरकारों पर ना केस होता है। 60 से 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि भारतीय नियम के अनुसार कौन ध्वनि मानी जाती है, प्रदूषित ध्वनि मानी जाती है। क्लियर है, आते हैं ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। ध्वनि को हम अशांति कह सकते हैं रे, ध्वनि मतलब शांति की अशांति। पढ़िए, ध्वनि हवा में 331 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। अच्छा चलो बताओ, अगर हम 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो 1 घंटा में हम कितना किलोमीटर जाएंगे। अगर हम 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर, कह रहा है 332 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में कितना मीटर, 333 है, 1 सेकंड में, इसका मतलब 333 मीटर ना। तो की दूरी इसके द्वारा, किसके द्वारा तय की जाती है, ध्वनि के द्वारा तय की जाती है। ध्वनि का दूसरा नाम क्या है, अशांति। आंसर बोलो रे। ध्वनि का पिच किस चीज पर निर्भर करता है, हम बोले थे तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करता है, और तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। क्वेश्चन पूछा, तारत्व को ही ना इंग्लिश में पिच कहते हैं, तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। अब बताओ ध्वनि का जो पिच है वो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। आंसर बोलो रे।
ये पूछवे करेगा, चला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीव्रता आयाम पर तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं, तारत्व पिच इसको आवृत्ति पर निर्भर करता है। हो गया। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी? अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सही है ना। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण ना हो। प्रतिध्वनि और अनुरणन परावर्तन का ना एग्जाम्पल है। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच? 16.6 मीटर या 17 मीटर? बोलो। 25 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल दिया हुआ है। वायु में ध्वनि की चाल देखो कितना है, 346 मीटर पर सेकंड, जो लिस्ट है तुम्हारे पास। आसूत जल में देखो 1498 है, नहीं है? देखो ना लिस्ट है, अभी तुरंत हाईलाइट करवाएं, दोनों सही है। इचला 25 डिग्री सी पर है, 332 जो होता है वो 0 डिग्री सी पर होता है। उस हिसाब से ये लगभग सही है। लगभग थोड़ा बहुत का अप डाउन है, लेकिन लगभग क्या है, सही है। आंसर क्या दिया? दोनों सही है ना। अच्छा, इसको दिया है तब चला तो वायु में ध्वनि की चाल, तब इसको 332 के आधार पर काट दिया। ये सही मानो तब 346 में, चूंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर चला 340-41 को सही मान लेता है। वो डिपेंड करेगा चला ऑप्शन पे, ऑप्शन कैसा है। अगर ये ऑप्शन अभी नहीं देता ना तो इसका आंसर हो जाता है ए और बी दोनों सही है। इसलिए एक मिनट भाई रुक जा, 25 डिग्री सी पर जब करोगे तो वहां लॉजिक ये देता है कि 332 अब प्लस 0.61 इंटू 25, क्योंकि 0 डिग्री सी पर ना 332 होता है। इसको जोड़ोगे तो देखो कितना आता है, जोड़ के देखो ना। 0 डिग्री सी पर कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। तब 25 डिग्री सी पर कितना? 332 प्लस 1 डिग्री से बढ़ाने से 0.61 न बढ़ता है, तो हो जाएगा 0.61 गुना 25। कैलकुलेट कीजिए कितना होता है। हाँ कितना आता है? 347, 347.25 मीटर पर सेकेंड। उस आधार पर भी गलत है, लेकिन चला हम तुमको इसमें झोल है, थोड़ा सा समझ लो। यहां हम तुमको लिखाए हैं हवा में ध्वनि की चाल देखो कितना है, 332। ये जो ध्वनि की चाल है चला, ये एक्चुअल में 0 डिग्री सी पर है। कितना डिग्री सी पर? लेकिन चला मान लिया जाता है कि 25 डिग्री सी हो या 10 डिग्री सी हो या 15 डिग्री सी हो, तो अप्रोक्स वैल्यू यही रहता है। क्योंकि चला ये बहुत ज्यादा ना है, 1 सेकंड में 332 मीटर है, यानी 1 सेकंड में यहां से ये ध्वनि चली जाएगी भिगना पहाड़ी। 1 सेकंड में ध्वनि की चाल इतनी ज्यादा है, इसलिए उसको निग्लिजिबल मान लिया जाता है। ऐसी आधार पर उसको गलत मान लिया जाता है, जबकि सही में 347 अगर एग्जैक्ट रहता तो वो सही हो जाता। इसको एग्जैक्ट सही नहीं माना जाता है और कहा जाता है कि ध्वनि की चाल 332 मानिए, थोड़ा बहुत अगर अप डाउन हो तो उसको 332 के आसपास का कोई वैल्यू हो तो उसको सही मान लेना है। जस्ट आसपास का 332, 335, 331, 340 यहां तक को सही मान लेना है, उतने डिग्री सी पर। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखना, बहुत ज्यादा चूस चाट नहीं करना है, क्योंकि चला अभी भी लाप्लास का करेक्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर बोलो। 7 की 8। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का मतलब हुआ दोहरा परावर्तन, दोहरा
परावर्तन। अब बता, दोहरा परावर्तन ही तो प्रतिध्वनि है। बोलन रे, दोहरा परावर्तन कहिए या बहुल परावर्तन कहिए, मतलब बहुत बार परावर्तन, यही ना प्रतिध्वनि है। बोलो रे, प्रतिबिंबित होना मतलब होता है टकरा कर लौट जाना, और टकरा कर लौट जाना ही ना परावर्तन है। बोलो रे, टकरा कर लौट जाना ही क्या है, परावर्तन। बता, एक तरंग के गर्त की गहराई आपको पता है, ये तरंग है, ये श्रृंग है कि गर्त है? ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त। गर्त की गहराई, इसी को ना आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयाम कहते हैं। आंसर, श्रृंग की ऊंचाई कह दे या गर्त की गहराई कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? आयाम। बोलो रे, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय, घनत्व ने ध्वनि, एक दोलन में पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल को ही समय अवधि कहते हैं। बताइए आंसर क्या होगा? ये ना, इसी को चला आवर्तकाल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल। डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं के भेदन हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे ना, हम बोले थे हवाई अड्डे पर मेटल डिटेक्टर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक्सरे का। इंफ्रारेड तरंग क्या है? इंफ्रारेड तरंग तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहां झोल है, चला बढ़िया समझ लो। विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट कौन कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है गा ए पौद्री अशुरेदी, गा ए पौद्री अशुरेदी, यही ना है। तो विद्युत चुंबकीय एक्सरे, गामा एक्स, पराबैंगनी दृश्य, अवरक्त। अवरक्त जो है ये कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आज सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुप्रस्थ ना। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी हैं? अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ है मतलब इसका वेग कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना। तो अब एक बात बताओ, यहां तुम्हारे पास दोनों है, अनुप्रस्थ भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो हम ये जानते हैं कि इंफ्रारेड पहले विद्युत चुंबकीय तरंग है, और तब ये हम कहेंगे कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ है। तो रियल में इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ई नहीं रहता तो सेकंड आंसर इसका क्या हो जाता? अनुप्रस्थ। बोलो ने, तनी तनी लिखवो करो। हो गया? बढ़े। अवरक्त किरण, इंफ्रारे जो है ये पहले विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके बाद क्या है? अनुप्रस्थ। बढ़े हो? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूलध्वनि कितना? 1/10 सेकंड ना। निम्न से किसमें ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा? आवृत्ति दिया हुआ है, लेमडा बराबर भी बाय एन लिख दें, कोई दिक्कत? क्या कि भी बराबर एन लेमडा, भी बराबर क्या चला? एन लेमडा। तो एन बराबर लेमडा बराबर भी बाय एन ना। तो भी बाय एन, तो जकर आवृत्ति सबसे कम होकर तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। आकर तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक के कर होगा, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक वो कर होगा जकर आवृत्ति सबसे कम होगा। आवृत्ति सबसे कम के कर है 100। बोलो रे, हो गया? जिसका आवृत्ति सबसे कम उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक के लिए? 0.1 सेकंड तक। एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है, 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई देती है। यहां चला ताली बजा रहा है,
आई 4 सेकंड बाद ताली जब बजाता है तो इसको 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई देता है। इसका मतलब जाने में कितना समय लगा होगा? कितना समय रे? 2 सेकंड। आने में भी ना 2 सेकंड। बोलवे नहीं करेगा। तो कहता है तो व्यक्ति के चट्टान की दूरी क्या होगी अगर वेग इतना है? तो दूरी बराबर चाल गुना क्या समय। चाल कितना है? 346 इंटू समय कितना है? 2। कितना हो जाएगा आंसर? इसी को 4 से गुना कर दीजिएगा तो फिर देखिए अगला ऑप्शन आ जाएगा 1384 आ जाएगा। हमको दूरी निकालना है तो जाने में लगा समय निकालना होगा। जाने में लगा समय कितना सेकंड है? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में चला दूरी बराबर 4 गुना समय। हो गया? अरे हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग को छोड़ के जितना तरंग है सब अनुप्रस्थ है। हम बताए थे आपको कि ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग का ही दूसरा नाम दाब तरंग है, इसी का दूसरा नाम यांत्रिक तरंग है, इसी का दूसरा नाम प्रत्यास्थ तरंग है। बोलो रे, इस सब का सब अनुदैर्ध्य है। कैसा है? जब तक मीडियम क्लियर नहीं करे यूनिवर्सली ये अनुदैर्ध्य है। अब बाद में कुछ भी पूछेगा सब क्या है? अनुप्रस्थ है। बोलो रे, इसका वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। बोलो रे, हो गया? कलम चलाओ। कुछ लोग तो बुक ही लेके नहीं आते हैं। वेयर इज योर बुक? कहाँ है आपकी किताब? रूम पे है? तो यहाँ ओल छिलने आए हैं जी? जैसे किताब क्यों छोड़ दिए? हाँ बताइए। भारी लगता है? मैडम ये आपका कौन एंट्री है? चलते हुए क्लास में ऐसे एंट्री होता है? बोलिए ना जी। बैठिए। अरे बैठिए न। ये मेरे गांव की न है इसलिए सीधा एंट्री मार दी। मेरे गांव की है। अब गांव के डरे नहीं होता है। ये तो गलत बात न है। ये तो मतलब चल रहा है क्लास, कोई फर्क आए के है जी, गाय के तो लोग है। अरे कहाँ है तुम्हारा किताब? वेयर इज योर बुक? तुम्हारा किताब कहाँ है? मतलब ऐ स्टैंड अप। कौन कौन किताब नहीं लाया? अपने मन से खड़ा हो जाओ, नहीं तो हम खड़ा करेंगे तो अगले लोग क्लास रोक देंगे। एक जल्दी स्टैंड अप। तुम्हारा किताब कहाँ है? अच्छा तुम्हारा कहाँ है? स्टैंड अप। अपने मन से खड़ा हो जाओ, नहीं तो अभी काट फाड़ के भगा देंगे। पीछे में है? सबके पास है ना किताब? वेरी गुड। इको नामे है। चला इको, क्या नाम है? बैठ जाओ। इको जो होता है ध्वनिये में ना होगा हो। इको कार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? जब ये ध्वनि की बात हो गई मतलब कौन इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट। यही टेस्ट किया था गर्भ में, तो बोला इको नहीं आ रहा है। इको नहीं आ, हम लोग चला जब यही हम तोरा की बोले, साइंस तोरा जीवन, साइंस नहीं पढ़ाई तोरा जीवन का हर बात सिखा देगा। अब इको क्या है देखो, इको जब भेजता है ना हार्ट में, जैसे हार्ट तो बच्चा का बन रहा होता है, बहुत छोटा सा हार्ट है, तो उसमें जब इको भेजता है अगर सारा का सारा ध्वनि परावर्तित होकर आ गया तो समझ लेता है कि हार्ट में कहीं छेद नहीं। आज जब इको ध्वनि भेजा कुछ ध्वनि जो है आर पार हो गया, लौट के नहीं आया, तो तब वहां पर कह देता कि यहां पर छेद है। मतलब अगर चला ये हार्ट है
ये हर्ट है बच्चा का, और अगर हर्ट है तो वहां से ध्वनि परावर्तित होकर आ जाएगी, बोलो ना रे। तो अगर नहीं आया, निकल गया, इसका मतलब क्या है? 6। अब तुम समझो कि 6-7 महीने का जो बच्चा होता है ओकर हर्ट मुश्किल से 30 से 40 ग्राम का होगा, ये इतना बड़का होगा। उसमें ही वो जो फिर अगला 2-3 महीना होगा उसमें वो हर्ट फिलअप हो जाता है अपने। अगर नहीं हो फिलअप होता है तब फिर अगले जन्म लेने के बाद जब वो, चूंकि दूध में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, अब प्रोटीन वैसे जो माँ के गर्भ में वो रहता है तो प्लेसेंटा से उसको भोजन मिलता है, और जब दूध माँ का वो पीने लगता है कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से, बहुत अधिक मात्रा में तुम सुना होगा दूध में सबसे अधिक प्रोटीन। अब तुमको पता होना चाहिए कि एमिनो अम्ल जो है, कौन अम्ल? एमिनो अम्ल से बना है प्रोटीन। क्या बना है? प्रोटीन। अब प्रोटीन से बनता है उत्तक, और उत्तक से बनता है अंग, बोलो रे। तो चला, जब दूध में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है तो उससे उत्तक का निर्माण होने लगता है, इसीलिए तो बच्चा तेजी से बढ़ने लगता है, बोलो रे। और जब उत्तक का निर्माण होने लगता है तो उसी से अंग का निर्माण होने लगता है। जहां भी अंग अगर नहीं भी बना है तो वहां भी अंग का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। तो कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि उससे दूध बच्चा क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा चला तो धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी बना पाएगा। तो कहते हैं ये जो डॉपलर इफेक्ट है इसी के द्वारा इकोकार्डियोग्राम किया जाता है। इकोकार्डियोग्राम कुछ नहीं है, हार्ट है या कोई भी अंग अगर शरीर का है उस पर इको यानी ध्वनि भेजा जाता है। ध्वनि भेजा जाता है, अगर लौट के चला आया इसका मतलब वो अंग सही सलामत है। अगर 2 किरणें भी आर पार चली गई तो कंप्यूटर में वो दिखा देगा कि भैया 2 किरणें आर पार हो रही है, तब उसका फिर ऑपरेशन होगा या जो भी उसका स्टेप है वो फॉलो होगा। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, हिसाब से मारना गड़बड़ हो जाएगा। यहां नेविगेटिंग है जबकि होता है नेविगेशन। क्लियर है ना? निम्नलिखित में से सोनार की मदद से क्या मापा जाता है? सही है ना? बना लीजिएगा। तो आप लोग चला जी सवाल बना लीजिए, और हम अब अगले क्लास में लाइट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? इसका सवाल बहुत आसान है, नहीं फंसेगा। थैंक यू वेरी मच।